Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 27 नवंबर 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सैमोस आइलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज एडिटोरियल वगैरह बहुत काम के हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो के लास्ट में कुछ दूसरे सोर्सेज को भी ऐड किया गया है, तो पूरे वीडियो को फॉलो करना आज मैंडेटरी है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे आपके आज के करंट अफेयर्स साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ही जगह पर हो जाएगी। मुझसे काफ़ी सारे लोग लगातार कमेंट्स करके मेंशन कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे सर इन क्वेश्चन को लगाइए। बीच में मैं लगाता था, बाद में आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता उन क्वेश्चन को लेकर, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। वीडियो देख रहे हैं 30 से लेकर 35,000 के आसपास जितने भी एस्पिरेंट हैं, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले लोगों की संख्या 50-60 होती है। फिर उसका बाद दोस्तों यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं निकल कर आएगा। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उन क्वेश्चंस के अंदर में पार्टिसिपेट करें और नीचे उनका जवाब दें, और इससे यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है आपको ही फायदा होगा। मेमोरी पावर बूस्ट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपको बार बार इंस्टेंटली चीज़ों को मेमोराइज करना होगा कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। पेज नंबर 1 पे आर्टिकल प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। बात हो रही है बे ऑफ बंगाल के अंदर में डीप डिप्रेशन तैयार हो रहा है, जिससे आने वाले समय पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी एक चक्रवात आ सकता है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चलिए पहले चलते हैं मैप के ऊपर में, ताकि आपको जो क्लैरिटी है वो भरपूर मात्रा में मिल पाए। जब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की, तो ये है हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन और ये है हमारा अरेबियन सी। इन्हीं दोनों जगह पर साइक्लोन्स आते हैं। अब साइक्लोन कोई चक्रवात बनेगा बीच में, है ना, लो प्रेशर एरिया बनेगा, फिर वो यहाँ पर इस तरीके से एक स्टॉर्म बनेगा और वो तूफान सीधा आगे बढ़ के हमारे इन कोस्टल स्टेट्स को हिट करता है। तो आपने मैक्सिमम देखे होंगे चक्रवात काफ़ी सारे ओडिशा को हिट करते हैं, वेस्ट बंगाल को हिट करता है, बांग्लादेश को हिट करता है ना। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी आते हैं। नाउ ये वाला जो चक्रवात तैयार हो रहा है, जिसको लेकर एक अलर्ट इशू किया गया है, वो अगेन बे ऑफ बंगाल में ही तैयार हो रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले समय पर वो सीधा तमिलनाडु को हिट कर सकता है और श्रीलंका को हिट कर सकता है। तमिलनाडु में स्पेशली पुडुचेरी वाला रीजन हो गया, ये अलग है। फिर कराईकाल वाला रीजन हो गया, ये भी पुडुचेरी का है ना। तो इन रीजन्स के ऊपर में ज़्यादा इंपैक्ट पड़ पाएगा। चेन्नई वगैरह भी आप देख पाएंगे ऊपर तमिलनाडु का हिस्सा है। तो क्या है, यहाँ पे अलर्ट इशू करा गया है ताकि जो लोग हैं वो तैयार रहें, क्योंकि अभी जो चक्रवात है उसके बनने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है समुद्र के अंदर में, समझ रहे हैं। तो इसी को लेकर जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है ये सारा स्टेटमेंट जारी करता है। काफ़ी सारी जगहों पे भारी बारिश हो चुकी है और काफ़ी जगह पे हल्की बारिश हो रही है। फिर ये भी बोला गया है कि कराईकाल वाले रीजन में तो इवन रेड अलर्ट इशू कर दिया गया, और उसके अलावा चेन्नई हो गया या तमिलनाडु के और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए जिनके नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सब एरिया में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। नाउ ये जो रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है, इनका मतलब एग्जैक्टली है क्या, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, क्योंकि यूपीएससी इसको लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भैया बताइए जो कलर कोडेड वाले मेथड्स हैं ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। देखिए यहाँ पे ना कुछ कलर के माध्यम से लोगों को तैयार किया जाता है कि भाई यहाँ पे मान लो कहीं पे ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया गया, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, तो इसका एक डीप मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में कोई साइक्लोन आने वाला है या कोई और आपदा की बात हो रही है, फ्लड की कोई सिचुएशन है, तो ऐसे अलर्ट जारी करे जाते हैं। अब मान लो किसी एरिया के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया गया। ग्रीन अलर्ट का मतलब यह है कि आप टेंशन फ्री रहिए, कोई भी यहाँ पर परेशानी की मतलब ऐसा अनुमान नहीं है, तो आपको आराम से टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा अगर आप देखेंगे, कई बार येलो अलर्ट जारी किया जाता है। येलो अलर्ट मतलब क्या, परेशानी हो सकती है, आप थोड़ा सा जागरूक रहिए, आप अलर्ट रहिए, और जो भी यहाँ पर आपके एरिया के अंदर में अपडेट्स हैं साइक्लोन को लेकर या किसी बाढ़ को लेकर, उसको लेकर अप टू डेट रहिए। तीसरा होता है ऑरेंज अलर्ट, यानी कि तैयार रहो, सिचुएशन खराब हो रही है,
क्योंकि हमारे पास में आईएमडी का डेटा आता है, हम एडवांस में ही पहले पता लगाते हैं कि भाई मौसम कैसा है या फिर साइक्लोन कहाँ पे बन रहा है, पहले इन्फॉर्मेशन आ गई ना हमारे पास में। समझ रहे हैं? तो अभी वैसे साइक्लोन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन वो तैयारी चल रही है। पहले लो प्रेशर एरिया बनता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो सब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए क्या करना है, किसी एरिया में ऑरेंज अलर्ट क्यों जारी किया गया, ताकि वो लोग तैयार रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, अप टू डेट रहें और जितना पॉसिबल हो सके उतने प्रिकॉशंस ले सकें ताकि अपनी जान बच जाए। समझ रहे हैं? और चौथा होता है रेड अलर्ट, मतलब सीधा अब एक्शन लेने का समय आ चुका है। आपको एक्स्ट्रा चौकन्ना रहना है और जितना भी यहाँ पर लेटेस्ट डेटा आ रहा है उसको लेकर अप टू डेट रहना है। कोई भी एडवाइस वगैरह अथॉरिटी की साइड से जारी होती है, तुरंत यहाँ पे उसको फॉलो करना है, एक्शन लेने का समय आ चुका है, क्योंकि यानी जो प्रॉब्लम है वो शुरू होने वाली है। तो इस तरीके से ये कलर कोडेड वगैरह में डिफाइन करे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब किस टाइम से किस टाइम तक बारिश हुई, किस टाइम से किस टाइम तक चक्रवात आ सकता है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतनी खबर ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको पता होगा जब भी कोई साइक्लोन आता है तो उसका हमेशा एक नाम होता है। रिसेंटली एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन दाना। अब साइक्लोन दाना का जो ये नाम है दाना, ये किसने रखा था ज़रा बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, ये नामकरण कौन से देश ने किया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये जो साइक्लोन आ रहा है, अभी केवल इतनी इन्फॉर्मेशन है, आ रहा है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन अगर मान लो आ जाता है तो इसका नाम वगैरह क्या होगा, तो डिसाइड कर लिया गया है, इसका नाम होने वाला है साइक्लोन फेंगल। ध्यान में रखिएगा, फेंगल यहाँ पर इसका नाम रहने वाला है। और ये फेंगल नाम किसने दिया है, अब की बार सऊदी अरेबिया का टर्न था तो सऊदी अरेबिया ने ये नाम दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से देश ने इस साइक्लोन का नाम दिया। समझ रहे हैं? तो वही बोला गया है कि अगर ये डिप्रेशन साइक्लोन बन जाता है तो इसको हम लोग फेंगल का नाम देने वाले हैं। और ये जो फेंगल वर्ड है या जो ये नाम है फेंगल, ये प्रपोज किया गया है सऊदी अरेबिया की साइड से। और आपको पता है साइक्लोन्स का नामकरण कैसे करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए हाथों हाथ पहले मैं आपको ये बता दूं, सुनिएगा। देखो होता एक्चुअली में यह है, साइक्लोन का नामकरण करने के लिए हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज का ग्रुप बना के रखा हुआ है हमने, जैसे कि आप अपने सामने भी देख सकते हो, है ना। जब भी साइक्लोन आता है हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर में, तो इनका नामकरण कैसे किया जाता है, एक ग्रुप के माध्यम से। कुछ कंट्रीज जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं और कुछ कंट्रीज यहाँ पर UNESCAP, दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक से आती हैं। तो इन सब की मेंबर कंट्रीज, तो टोटल लगभग दोस्तों ये 13 देश हैं। ध्यान में रखिएगा कितने हैं, टोटल 13 देश। और 13 देश में कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। तो ये सब देश हैं और ये 13 देशों ने मिलकर अपने साइड से एक एक लिस्ट जारी कर रखी है। मतलब हर देश ने 13 नाम करके एक लिस्ट में प्रोवाइड करवा रखे हैं और उन्हीं नाम में से उठाकर साइक्लोन का नाम दे दिया जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया ने भी अपने 13 नाम की लिस्ट दी होगी, तो उसी लिस्ट में यहाँ पर फेंगल नाम भी होगा। तो इस बार यहाँ पे बोला गया कि जो साइक्लोन आने वाला है, अगर ये हिट होता है तो इसका नाम रख दिया जाएगा फेंगल। समझ गए? इतना ज़्यादा सिंपल है यहाँ पर ये साइक्लोन का नेमिंग वगैरह। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये साइक्लोन जो आता है भारत के अंदर में, ये कहलाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये तो आपको पता है ना। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों पढ़ रहे हैं हम, रीज़न ये है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, साइक्लोन ज़्यादातर आते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो ज़्यादातर साइक्लोन्स दुनिया भर में इसी ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। समझ गए? फिर उसके ऊपर भी आते हैं तो उसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, वो अलग है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इंडिया में जो साइक्लोन आएगा या तो बे ऑफ बंगाल में आएगा, ये वाला वो रीजन है जहाँ पे आज साइक्लोन तैयार हो रहा है ना, या फिर इधर आएगा अरेबियन सी में। तो ये जो साइक्लोन तैयार होता है, हम भारत में जब भी इस प्रकार का चक्रवात आएगा तो हम इसको साइक्लोन ही बोलते हैं। लेकिन यही साइक्लोन, यही चक्रवात अगर जापान की साइड आएगा या इधर यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन साइड आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइफून। या ऑस्ट्रेलिया की साइड आएगा तो हम इसको बोलते हैं विली विलीज। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विली विलीज को लेकर यूपीएससी ने 2005 में क्वेश्चन पूछा कि बताइए ऑस्ट्रेलिया की साइड में जब साइक्लोन आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, तो वो है उत्तर विली विलीज। ठीक है। और अगर साउथ अमेरिका या इधर आप देख पाएंगे जो हमारा सेंट्रल अमेरिका का रीजन है, इस हिस्से में साइक्लोन आएगा तो उसको बोलते हैं हरिकेन। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, ये आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से यहाँ पर इनको जाना जाता है।
अब क्वेश्चन यह है कि ये साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। अभी जैसे बताया जा रहा है डीप डिप्रेशन, एक लो प्रेशर वाला जो एरिया है वो फॉर्म हो रहा है। होता एक्चुअली में यह है कि ट्रॉपिकल वाला रीजन ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं, सभी को पता है ना। इक्वेटर आप देख पाएंगे बीच से गुजर रहा है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर बीच वाली रेखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं, इस वजह से जो समुद्र का पानी है वो थोड़ा सा वार्म रहता है। अब समुद्र का पानी अगर यहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा, वाटर इवेपोरेशन होगा, यानी भाप बन के उठेगा, और भाप बन के उठेगा तो ऊपर जब क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो क्लाउड है उसके कांटेक्ट में यहाँ पर वो आएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो पानी भाप बन के उठा ओशन सरफेस से, उसके बाद यहाँ पे वो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आया, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, पानी उठा और बादल बन गया, ऊपर बादल बन गया क्योंकि वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद में वो बर्फ़ का शेप ले लेगा। ठीक है, हमारे जो क्लाउड्स हैं वो आइस क्रिस्टल्स ही हैं, तो वो बादल बन गया। अब क्या होता है, नीचे इस तरीके से जो पानी उठ रहा है ना, एक लो प्रेशर वाला जो रीजन है वो बन रहा है। ठीक है, एक लो प्रेशर यहाँ पे बन रहा है क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो रही है, और गर्म चीज़ जैसे यहाँ पर हवा गर्म होगी सीधा ऊपर उठ जाएगी, है ना। ये आपने देखा होगा। तो क्या होगा, आसपास की जो ठंडी हवा है वो भी इसी जगह पर तुरंत भाग के आएगी, क्योंकि ये जगह खाली हो रही है। यहाँ पे हवा गर्म हो रही है, सीधा ऊपर उठ रही है, गर्म हो रही है, फिर उठ रही है। तो फिर क्या होता है, आसपास की जो कोल्ड एयर है वो भी इसी हिस्से को भरने के लिए इसमें तुरंत आ जाती है, फिर वो भी गर्म होकर उड़ जाती है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो चलती रहती है, और ये प्रेशर जो है और ज़्यादा मजबूत होता रहता है। और इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आई, यानी साइक्लोन की मेन आँख। ठीक है, और ये जो स्पीड है विंड की फिर वो भी इंक्रीज़ होती रहती है समय के साथ में, और उसके बाद में ये प्रेशर स्ट्रांग हो जाता है, फिर एक तूफान, एक बवंडर क्रिएट होता है, वो सीधा बढ़कर हमारे कोस्टल एरियाज़ को हिट करता है। लेकिन ये सब चीज़ें इतना आसानी से होता नहीं है। साइक्लोन बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, पता है ना ये बात। भाई साइक्लोन इतना आसानी से नहीं बनता जितने आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। पहली चीज़, साइक्लोन बनने के लिए आपके समुद्र का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन है मैंडेटरी। अगर 27 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर है, साइक्लोन नहीं बनेगा। पहली कंडीशन लिख लेना चाहो तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये लो प्रेशर बनने के लिए, बवंडर बनने के लिए आपको कोरोलिस फोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, समझ रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर फिर आपकी स्मॉल वेरिएशंस में विंड की ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ 3-4 चीज़ें होंगी जिसके माध्यम से क्या होगा, ये जो साइक्लोन है वो बन पाएगा पूरे मजबूती से और जाके अपने एरियाज़ को हिट कर पाएगा, समझ रहे हैं। अब इसमें 13 कंट्रीज इसका नामकरण करती हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं, वो आप समझ ही चुके हैं। टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, विली विली, टॉर्नेडो, ये सब नाम यहाँ पे हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आज इंडिया के पास में साइक्लोन का बहुत बड़ा खतरा देखने को मिलता है। रीज़न ये है क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में लगती है। लगभग 7,516 किलोमीटर का हमारा लेंथ है पूरा कोस्ट लाइन। तो ऑब्वियसली बात है, सुनामी और साइक्लोन का खतरा बना रहता है, क्योंकि समुद्र के साथ में हम इतनी बड़ी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ध्यान में रखिएगा। आप देखिए यूपीएससी ने इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं कि एक साइक्लोन आया था फेलिन, है ना, तो उसके पीछे बताइए ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया उसके बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स के बारे में पूछ लिया गया। वही कलर कोडेड वेदर वार्निंग जो मैंने आपको बताई है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं मेंस के अंदर में या प्रीलिम्स के अंदर में, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा ये जितनी भी डिटेल हमने डिस्कस की है, ये सब डिटेल एक सिंपल से पीडीएफ में आपको तैयार करके दिया जाएगा। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा पाएंगे। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहां पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट अवेलेबल होगा। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को बड़ी हेल्प मिलने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गारंटी है कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कुछ दिनों बाद लगेगा ये मेरा अमाउंट जो है वो रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स आपको फिर भी मिलते रहेंगे, क्योंकि इस पूरे ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो है जस्ट 499 रुपीज़। आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है प्लीज़ उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, आप सब लोग मिलकर इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं ना। चलिए
आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज का थंबनेल वाला आर्टिकल आज हमने थोड़ा सा बाद में इसको खींच दिया है। सबसे पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, इस वजह से हमने वो कवर किया। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक डबल लंग ट्रांसप्लांट के बारे में। तो दोस्तों यूएसए के अंदर में एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नए तरीके से लंग ट्रांसप्लांट किया गया है। होता यह है कि आज हम लोग देख पाते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ऑर्गन्स में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, जो बीमार पड़ जाते हैं उनको दूसरे अंग की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ट्रांसप्लांट करने के लिए सर्जरीज होती हैं, डॉक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पहली बार यूएसए के अंदर में जो रोबोटिक ट्रांसप्लांटेशन है दोस्तों, वो किया गया है। रोबोट के माध्यम से ये काम करवाया गया है। तो ये पूरी की पूरी जो सर्जिकल टीम है न्यूयॉर्क में, इन्होंने इसको परफॉर्म किया और ये लंग ट्रांसप्लांट का पूरा तरह से जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया। इन्होंने ये बोला, जो डॉक्टर ने रोबोट इस्तेमाल किया था उनका कहना यह है, हमने डा विंची जी रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिसके माध्यम से सर्जरी को यहाँ पर किया गया। पहले भी उस रोबोट को ट्रेन किया गया था, बहुत सारी जो छोटी मोटी सर्जरीज हैं वो करवाई गई थी। देन उसके बाद में इससे बड़ा काम भी करवाया गया। नाउ अब रोबोट की मदद से लंग रिमूवल किया गया। पहले जो फेफड़ा है उसको हटाया गया, फिर उसके बाद में नए लंग्स का ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। आपका ऑर्गन खराब है तो आपने यहाँ पर उसको रिमूव करके नया ऑर्गन उसके अंदर में आपने लगवाना है, उसको इम्प्लांट करवाना है। ये सर्जरी वैसे 22 अक्टूबर को हुई थी। 57 साल की एक महिला हैं जिनका फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी वायरल हुआ, ये आप देख पाएंगे, है ना। तो इन्हीं का यहाँ पे पूरा ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, क्योंकि ये जो महिला है एक प्रॉब्लम से गुजर रही थी और वो प्रॉब्लम है COPD, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये बीमारी कौन सी है? यहाँ पे क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर में एक कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पाएंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब है, स्पेशली इस ट्यूब की बात हो रही है, ये पूरी तरह से नॉर्मल है, ओपन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस कंडीशन में जो हमारा COPD है, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें क्या होता है, आपका जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है इसमें सूजन हो जाती है। और इस इन्फ्लेमेशन के माध्यम से क्या होता है, इसमें आप देख पाएंगे बहुत ज़्यादा सूजन सी हो गई है, जो रास्ता है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम सा हो गया है। तो क्या होता है, आपको फिर वापस से लंग ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि रिसेंटली ये किया गया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि यहाँ पे रोबोट का इस्तेमाल कर लिया गया, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। बाकी यहाँ पे क्या होने वाला है, आने वाले समय पर ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोसेस करने वाले हैं। तो रोबोटिक्स के अंदर में एक नया मोड़ रिसेंटली हम लोगों ने देखा है, जिसकी वजह से आज ये चर्चाओं में है। हम लोग दूसरी तरफ AI की बात करते हैं या AI के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। हाल ही में बहुत सारे केस ऐसे निकल कर आए हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं नज़र आया है AI का। रिसेंट हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि AI ने एक स्टूडेंट को क्या बोल दिया, वो अपना होमवर्क वगैरह के बारे में कुछ सर्च कर रहा होगा, AI ने बोल दिया कि भाई यहाँ पर आप धरती पे बोझ हो, मर जाओ। इस तरीके का फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ AI को लेकर, रोबोटिक्स को लेकर। फिर क्या होता है, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे और भी केसेस हैं जहाँ पे रोबोटिक्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आपको नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों एडवांटेजेस भी हैं। तो एज अ एग्जाम्पल इस न्यूज़ को आप कोट कर सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर भी कुछ कुछ चीज़ें नोट कर लिया कीजिए, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में, तो रोबोटिक्स के बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। जैसे इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, मशीन है, थकेगी नहीं, एक ह्यूमन बॉडी की तरह नहीं है, तो एफिशिएंसी लेवल हाई रहेगा। एक्यूरेसी रहेगी, सटीक तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकेगा। हैजार्डस एनवायरनमेंट कैसा भी रहे, एनवायरनमेंट ज़्यादा खतरनाक हो तो उसमें भी सेफ्टी बनी रहेगी, है ना। उसके अलावा यहाँ पर कॉस्ट सेविंग हो सकती है और आप लगातार 24/7 ऑपरेशंस करवा सकते हैं, क्योंकि वो मशीन है, थकेगी नहीं। तो एडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप रोबोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंसानों की आवश्यकता क्या है फिर? तो इससे बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो चली जाएगी। और स्टार्टिंग में रोबोट्स को लेकर आना, तो उसमें बहुत सारा पैसे का खर्चा रहेगा और रेगुलर बेसिस पे उसका मेंटेनेंस भी रहने वाला है। ऐसे थोड़ी है एक बार यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने ग्रुप की तरह, ओके हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस करना है, समझ रहे हैं। देन उसके बाद में क्या होगा, आप रोबोट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाएंगे, है ना। क्योंकि अब क्या है, आप मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आजकल हो ही रहा है। हमें किसी चीज़ की समरी बनानी हो तो सीधा उस आर्टिकल को चिपका दो चैट GPT पे और लिख दो भाई समरी प्रोवाइड करवा दो, वो आपको एकदम झट से समरी प्रोवाइड करवा देगा। आपका क्रिएटिव थिंकिंग गया भाड़ में, आपने यहाँ पे कुछ भी सोच विचार नहीं किया, खुद से समरी बनाना यहाँ पर भूल गए, समझ रहे हैं। तो ऐसा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं,
ठीक है, बाकी डिसएडवांटेजेस समय के साथ में बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के स्टेटमेंट है कि हाँ भाई, जो एआई है या रोबोटिक्स है, आने वाले समय पर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिलहाल के लिए वो समय के साथ में देखा जाएगा। अभी जो न्यूज़ है, इसको यहाँ पे डिस्कस करना था, वो हमने कर लिया। चलिए, आते हैं आज के एक एडिटोरियल की तरफ। बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही काम का एडिटोरियल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तेजा बलंतरपू हैं और दूसरे हैं गुल्लापल्ली एन राव। तो दोनों ने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा है और ये क्या बात करते हैं, एन आइडियल वे टू ट्रीट इंडियाज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम। अभी हम पहले वाले आर्टिकल में बात कर रहे थे लंग ट्रांसप्लांटेशन की, जहाँ पे फेफड़ों को ट्रांसप्लांट किया। तो दोस्तों, इस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की दुनिया भर में ज़रूरत रहती है लोगों को। इंडिया में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों को नए नए अंग की आवश्यकता है, लेकिन डोनेशन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो स्पेशली भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी ऑर्गन की ज़रूरत है, वो है कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है, हमारे आंखों के ऊपर में एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है। काफ़ी लोगों की ये कॉर्निया खराब हो जाती है, जिससे उनको दिखना बंद हो जाता है। तो इंडिया के अंदर में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम मैसिव है और इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ नए नियम पास किए हैं। तो राइटर ये बात करते हैं वो नियम ठीक भी हैं, लेकिन कुछ जगह पर इशू भी हैं, तो हमें वो यहाँ पर सही करने होंगे। तो मैटर क्या है, ज़रा ये सुनिए, और उस मैटर को सुनने से पहले ज़रा ये जानिए कि ये कॉर्निया है क्या। और पता है इंटरेस्टिंग बात, आज से 1 महीने पहले आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जब मैं वीडियो को कंबाइन करके डिस्कस करता था ना, एक थोड़ा लंबा वीडियो होता था, क्वेश्चन या दूसरे सोर्सेज भी इंक्लूड करता था, तभी मैंने ये कवर किया था। आप देखो, पढ़ा रखा है मैंने आपको ये, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कह सकते हैं प्रिज्यूम कंसेंट करके नया लॉ पास किया है कॉर्निया रिट्रीवल को लेकर। कहने का मतलब क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या था कि आजकल जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। अब ऐसे आजकल अगर देखोगे इंडिया में रोज़ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों की डेथ होती हैं। तब जब हॉस्पिटल में डेथ होती हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने मतलब उसके जो परिवार वाले, उस डेड बॉडी के जो परिवार वाले हैं, वो क्या करते हैं, उस डेड बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट कर देते हैं। उनको पता है कि भाई हाँ, किसी दूसरे इंसान को ज़रूरत है उस अंग की। तो उस डेड बॉडी से वो सोचते हैं कि सही है कि भाई इस इंसान का, जो हमारे ये परिवार का इंसान है, तो इसका ऑर्गन किसी दूसरे के लिए उपयोग हो जाएगा। तो उस डेड बॉडी से ऑर्गन्स को डोनेट कर देते हैं। जैसे हार्ट वगैरह, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना होगा। तो हार्ट वगैरह कम डोनेट होते हैं, ठीक है, तो ये डोनेशन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको फैमिली कंसेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से निकाल लेगा और दूसरे को डोनेट कर देगा, नहीं। फैमिली की कंसेंट ज़रूरत है। पहले फैमिली को बताया जाएगा, फैमिली अगर कहती है कि हाँ ठीक है आप ऑर्गन डोनेट कर दो, तभी उस प्रोसेस को आगे अंजाम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नया ट्विस्ट ऐड हो गया। बोला ये जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने एक एक्ट के अंदर में चेंज करने के लिए बोला है, और वो एक्ट है हमारा थोटा एक्ट। थोटा का फुल फॉर्म है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994। 1994 का दोस्तों यहाँ पर ये एक्ट है। और इस एक्ट में क्या बोला जा रहा है कि जो कॉर्निया है एक इंसान का, मान लो कोई इंडियन पेशेंट है जिसकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में, तो आप उसकी आंखों से कॉर्निया को निकाल सकते हैं और आपको फैमिली का कंसेंट लेने का ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। अभी चेंज हुआ नहीं है, केवल रखा गया है प्रस्ताव कि फैमिली से अप्रूवल नहीं मांगेंगे। कोई डेड बॉडी है या किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है हॉस्पिटल में, तो उसके आंखों से कॉर्निया निकाला जाएगा और जिसको ज़रूरत होगी उसको डोनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि भारत के अंदर में आज एक बड़ी समस्या है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। समझ रहे हैं इस बात को? अब सुनिए आगे यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वो क्या क्या बोलते हैं। इनका कहना यह है, आज हम देख पाते हैं हमारे देश भर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, फिल्म एक्टर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, भैया ऑर्गन डोनेशन कीजिए। अंगदान को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। इसमें आई डोनेशन, आँखों का जो डोनेशन है स्पेशली, उसके ऊपर भी एक स्पेशल फोकस किया गया है। लेकिन कितना भी हम प्रमोट कर लें, आज फिर भी भारत के अंदर में कॉर्निया की जो कमी है वो हमको देखने को मिल रही है। कॉर्निया की कमी की वजह से काफ़ी सारे लोग देख नहीं पा रहे हैं, जबकि वो रिजॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमें ज़रूरत है लगभग 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हमें हर साल करना होगा, तब जाके हम लोगों की ज़रूरत पूरी कर पाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, केवल 30% के आसपास ही हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। तो केवल कुछ ही लोग, कुछ ही हज़ार के आसपास कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन जबकि हमारे देश की रिक्वायरमेंट क्या है कि 1 लाख के आसपास कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होना चाहिए। कॉर्निया क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया ना, नहीं बताया क्या? चलो बता देता हूँ। ये आप देख पाएंगे आँखों है, आँखों में आपका आईलिड है, प्यूपिल है, आइरिस है, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। कॉर्निया क्या होता है, ऊपर की ये पतली सी लेयर आप देख पा रहे हैं,
यही है कॉर्निया। तो कॉर्निया बिल्कुल क्लियर सी एक आउटर लेयर होती है हमारी आंखों के बिल्कुल फ्रंट वाले साइड में। कई बार क्या होता है, इस पे इंजरी हो जाती है, कुछ लग गया आंख के ऊपर में, खरोंच लग गई, तो उससे क्या होता है आपका कॉर्निया खराब हो जाता है। और एक बार कॉर्निया खराब हुआ तो दिखना बंद हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा, इसी कॉर्निया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये किसी इंसान से लिया जा सकता है, इसको डोनेट किया जा सकता है, स्पेशली जो इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है। अब क्या होता है, अगर आप डिमांड साइड पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज जिनका जीवन चल रहा है जो देख नहीं पाते, जबकि वो देख सकते हैं अगर उनको कॉर्निया मिल जाए तो सोल्यूशन यहाँ पर यही है कि सप्लाई हमें बढ़ानी होगी। आज हम लोग देख पाते हैं भारत के हॉस्पिटलों में मिलियंस लोगों की जान जा रही है, हर साल कई लोगों की जान जा रही है, और वो सब एलिजिबल हैं कि भाई उनका जो कॉर्निया है वो डोनेट किया जा सकता है। और इसी के लिए यहाँ पर हम प्रीज्यूम कॉन्सेंट लाने की लाने की बात कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ये कहने की बात कर रही है कि भाई फैमिली से कंसेंट भी नहीं लिया जाएगा, फैमिली के अप्रूवल की ज़रूरत ही ना पड़े, कि हम ऐसे ही जो भी इंसान की मृत्यु हुई है उसका कॉर्निया निकाला जाए, जिसको ज़रूरत है उसको दे दिया जाए। ऐसा बदलाव लाने के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो राइटर बोलते हैं कि कहीं कहीं पे ये बदलाव सही भी है, लेकिन कुछ जगह पे बदलाव थोड़ा सा खतरनाक भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ सुनिए, ये बोलते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सुनिए, भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आज के समय पर जो अलग अलग नीतियाँ बना रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सीरियस तरीके से इस प्रिज्यूम कॉन्सेंट वाले टॉपिक को उठा लिया है कि हाँ, फैमिली के बिना कंसेंट से हम ये कॉर्निया निकाल सकते हैं। और ये कॉर्निया पतली सी, जैसे मैंने बोला, क्लियर आउटर लेयर होती है आई आंख की। आपकी आंखों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, या फिर कोई खरोच सी भी लग गई थोड़ा मतलब गहराई से, तो इससे क्या होता है आपका जो कॉर्निया है वो खराब हो जाता है। और कॉर्निया खराब होने की वजह से एक इंसान को दिखना बंद हो जाता है। और आज इस प्रॉब्लम से मिलियंस ऑफ लोग हैं जो भारत के अंदर में सफ़र कर रहे हैं। एस्टिमेटेड 1.2 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं कॉर्निया में इन्फेक्शन होने की वजह से पीड़ित हैं। और इनको ठीक किया जा सकता है, इनकी आंखों को वापस दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बस खाली कॉर्निया की आवश्यकता है। तो एक तरफ मिलियंस ऑफ लोगों की जान जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों को ज़रूरत है कॉर्निया की। तो भाई जिनकी जान जा रही है उनका कॉर्निया निकाल कर जिनको ज़रूरत है उनको डोनेट किया जा सकता है, उनमें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जैसे लगा देंगे उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है ये प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है बहुत नुकसान हो चुका है कि अब उस इंसान की जो आंख की रोशनी है वापस नहीं आएगी, नहीं। जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है इसको ठीक किया जा सकता है आराम से। समझ गए? लेकिन क्या होगा, हमें कॉर्निया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। अब उसी को लेकर राइटर बोलते हैं, अब क्वेश्चन यह है, जैसे हम देखेंगे तो इसके लिए आई बैंक वगैरह बनाए जाते हैं, आंखों के लिए एक बैंक बनता है, जैसे ब्लड बैंक होता है ना जहाँ पे आप ब्लड वगैरह डोनेट करते हैं, वैसे आई बैंक है। अब क्या होता है, इंडिया के पास में इतने ज़्यादा मात्रा में आई बैंक्स हैं नहीं जहाँ पे आंखें वगैरह डोनेट की जाती हैं। ना ही आज के समय पर हमारे पास में ऐसे सर्जन है, क्योंकि आंख ट्रांसप्लांट करना इतना आसान नहीं है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो कॉर्नियल सर्जन्स अलग होते हैं। तो आज इंडिया के पास में ना ही आई बैंक है प्रॉपर मात्रा में, और ना ही हमारे पास में आई सर्जन्स हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है इंडिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बताया जाता है कि आज हमारे देश को कम से कम कुछ नहीं तो 50 आई बैंक की ज़रूरत है। लेकिन आज हैं कितने? आज केवल 12 से लेकर 14 के आसपास आई बैंक्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद में यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि कम से कम हमको 500 कॉर्नियल सर्जन्स की आवश्यकता पड़ेगी। 500 ऐसे सर्जन्स चाहिए हमें जो यहाँ पर इस तरीके से वर्क कर सकें, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कर सकें। और हर साल हमें 200 से 300 ट्रांसप्लांट्स करने होंगे, तब जाके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। या प्रॉपर अगर नियम कानून बना लिया जाए तो हम इससे क्या कर सकेंगे, आने वाले समय पर लाखों लोगों की जो आंख है उसको वापस दे सकेंगे। जो आज भारत कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से गुजर रहा है उसको सुधार सकेंगे। लेकिन कुछ समय लगेगा, ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा। और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सरकार लेकर आ रही है प्रिज्यूम कंसेंट, यानी कि वही कि फैमिली से यहाँ पर कोई अप्रूवल की आवश्यकता ना पड़े, और आई का कॉर्निया किसी मृत इंसान में से निकाल कर और किसी ऐसे इंसान को दे देना जिसको ज़रूरत है। तो ये एफर्ट सही है। राइटर बोलते हैं यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉर्निया को निकाल कर आप उसको किस तरीके से रखते हैं वो भी मैटर करता है। क्योंकि जैसे आपने कॉर्निया को निकाला किसी इंसान में से एक इंसान की मृत्यु के बाद में, तो कम से कम मृत्यु के बाद में 8 से 10 घंटे के अंदर में निकालना ही निकालना होगा। ठीक है? नहीं तो फिर अगर ज़्यादा देरी कर दोगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, या फिर वो जो कॉर्निया है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अप्रोच अपनाने पड़ेंगे,
कॉर्निया डोनेशन या ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूकता दिखाई जा सकती है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है। क्योंकि राइटर बोलते हैं एक तरफ आप प्रिज्यूम कंसेंट की बात कर रहे हैं जिससे हो सकता है काफ़ी फैमिली वाले नाराज़ हों, है ना। फिर लोगों का सोचना हो कि भाई आज आप लोग यहाँ पर बिना पूछे आंख निकाल रहे हैं, फिर आगे जाके कुछ और ऑर्गन्स भी निकालने लगेंगे, इससे समस्याएं बढ़ेंगी, लोगों में पैनिक क्रिएट होगा। क्योंकि आज पता है बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो किया जाता है एक इंसान की डेथ के बाद में, है ना, उस डेड बॉडी के साथ में। तो बहुत सारे फैमिलीज ऐसी होती हैं जो यहाँ पर डोनेशन नहीं करती हैं, और वही सिनेरियो आज है हमारे सामने। तो यहाँ पे बोला गया इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं, और अवेयरनेस फैला के काम किया जा सकता है। क्योंकि आज लोगों में जागरूकता नहीं है अंगदान के बारे में, ना ही लोगों को पता है इसके बारे में। आप अचानक से बताएंगे तो कुछ नहीं होगा, आप शुरू से ही अवेयरनेस फैलाएंगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता रहेगी। क्योंकि हम देख पा रहे हैं यही काम दूसरे देशों ने किया। दूसरे देशों ने कोई ऐसे फोर्सफुली या बिना कोई अप्रूवल के निकालना शुरू नहीं किया किसी में से कोई सा ऑर्गन। अगर आप देखेंगे आज दुनिया में जो सबसे बेस्ट ऑर्गन डोनेशन रेट है दुनिया में, वो किस किस का है? स्पेन का है, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स का है या पोर्चुगल का है। ये वो देश हैं दोस्तों जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन आज के समय पर होता है। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कंसेंट लिया जाता है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से निकाल लिया, फैमिली का कोई कंसेंट नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और पता है ये सब कैसे हुआ? एक प्रोग्राम की वजह से जिसका नाम है HSERP प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम इंडिया में भी कई सारे हॉस्पिटल्स में चलाया गया है और उस हॉस्पिटल में बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। एक्चुअली में होता क्या है कि आप इस तरीके से ज़बरदस्ती करने की बजाय यही प्रोग्राम इंप्लीमेंट कीजिए, राइटर ये बोलते हैं। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या, इसको सुनिएगा। इस प्रोग्राम के तहत वो व्यक्ति जिनके कोई फैमिली मेम्बर की हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, तो आप उनके पास में जाएंगे, इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे उनको कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आप ऐसे इंसान को, ये है भाई वो व्यक्ति जिसको आंखों की ज़रूरत है, आप उनको दिखा दीजिए, रिक्वायरमेंट बता दीजिए, और आप बता सकते हैं कि हाँ भाई आपका जो ये फैमिली मेम्बर है, इनकी आंखें किसी दूसरे इंसान को एक नई रोशनी प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो ये प्रोग्राम्स आपने चलाने होंगे, लोगों को अवेयर करना होगा, समझाना होगा, और विद एविडेंसेस हर चीज़ को सामने दिखाना होगा, ताकि वो जो फैमिली मेम्बर है वो अपने कंसेंट से, अपने अप्रूवल से ही अपने मतलब जो भी हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हुई है उसका ये कॉर्निया डोनेट कर सके। समझ रहे हैं? और ऐसे यहाँ पर हैदराबाद के कुछ इंस्टीट्यूट है, उन्होंने किया। उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं पिछले 35 सालों में 1,40,000 कॉर्निया निकाले हैं। लेकिन यही प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को समझाया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। फैमिलीज़ के साथ में ये प्रोग्राम शेयर किए हैं, उनको दिखाया है, जिनको ज़रूरत है उनसे मिलवाया है। देन उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस को अंजाम दिया गया। और वही अप्रोच आज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में भी फॉलो किया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो वही हमें भी करने की ज़रूरत है भाई। ऐसे ज़बरदस्ती की बजाय अगर ऐसा काम चल रहा है हमारे इस प्रोग्राम से, तो ये प्रोग्राम बेटर है, और लोगों में अवेयरनेस भी रहेगी, वो दूसरे को बताएंगे, इससे और जागरूकता बढ़ेगी। तो पॉसिबल हो सकेगा कि हम आने वाले समय पर ये जो कॉर्निया ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से ख़त्म ही कर सके अपने देश में, जो फिर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। दुनिया भर में हम इंस्पिरेशन बनेंगे दूसरे देशों के लिए। तो ये है यहाँ पर एक सुधार की रिक्वायरमेंट। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है पूरी मिल चुकी है इस आर्टिकल को लेकर कि यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्निया क्या होता है वो हम समझ ही चुके हैं। इसका ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है ये आप देख पाएंगे। आंखों के ऊपर का जो यहाँ पर ये क्लियर लेयर है, ये कॉर्निया सपोज डैमेज हो चुका है तो उसको हटा दिया जाएगा, और जो डोनर होगा उसका कॉर्निया यहाँ पे लगा दिया जाएगा। फिर एक इंसान आराम से देख सकेगा, क्योंकि ये ऊपर का यही अगर ख़राब हो चुका है तो देखने में काफ़ी मुश्किल होती है। आपकी बाकी आँख ठीक है, ऊपर का ये जो ये क्लियर लेयर है ये ख़राब हुई है, इसी को यहाँ पर लेने की रिक्वायरमेंट रहती है। समझ रहे हैं ना? चलिए फिर समझ गए हैं तो आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला एडिटोरियल भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, और आधा एडिटोरियल यह है और आधा इसके जस्ट नीचे ही प्रेजेंट है। मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे जो राइटर है वो है अभिजीत सिंह साहब, और इन्होंने एक पर्टिकुलर ट्रीटी के बारे में डिस्कशन किया है, वो है BBNJ ट्रीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी। इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अग्रीमेंट। रिसेंटली भारत ने इस अग्रीमेंट को साइन किया है, लेकिन इस अग्रीमेंट में, वैसे अग्रीमेंट अगर आप देखोगे जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लेकर आया गया है, जो मेन पर्पज़ है इसका वो बहुत अच्छा है कि भाई हम अपने जो मैरीन एनवायरनमेंट है, समुद्र का जो स्पेशली समुद्र के अंदर जीव प्रेजेंट हैं, पेड़ पौधे प्रेजेंट है, बायोडाइवर्सिटी जो प्रेजेंट है वहाँ पे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए अग्रीमेंट लेकर आया गया है। लेकिन इसी एग्रीमेंट में कुछ चैलेंजेस भी हैं। ये एग्रीमेंट कहीं पर छूट देता है, कहीं पर छूट नहीं देता है। तो भाई अगर आप सही से स्टेप ले रहे हैं तो पूरे मैरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कीजिए।
ये क्या होता है कि आप कुछ कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्रीमेंट में जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर इतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। जो वेल्दी कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत कुछ है। तो हमें समझना होगा ये एग्रीमेंट वर्क कैसे कर रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है, वो यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया है। समझ रहे हैं? तो पहले मैं दोस्तों आपको ये एग्रीमेंट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद राइटर के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में झट से समझ में आएंगे। पहले ये सुनिए, बीबीएनजे ट्रीटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ये नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, बायोडाइवर्सिटी, ये सब है क्या? ये जो ट्रीटी है दोस्तों, ये हमारे हाई सीज को लेकर की गई है, ध्यान में रखिएगा। इंडिया ने भी इसको साइन किया है। हाई सीज क्या होते हैं? समुद्र की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो वाला समुद्र का हिस्सा जो इंटरनेशनल लेवल का होता है। जैसे अगर हम देखें तो इस वाले मैप को देखिए दोस्तों, दुनिया भर में ये सभी देश हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो समुद्र के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज होते हैं। लैंडलॉक कंट्री जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, ये देश है, ये सब यहाँ पर चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं, ज़मीन के माध्यम से बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो किनारे किनारे देश हैं वो समुद्र के साथ में बाउंड्रीज रखती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की भी 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा की बड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में लगती है, जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे। हमारे पास में चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, ये सब स्टेट्स यहाँ पे क्या है, कोस्टल स्टेट्स हैं। वो क्या करते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री को शेयर करते हैं, समुद्र के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। अब हमारे पास में बाउंड्री आती है तो दोस्तों यहाँ पे समुद्र का कुछ हिस्सा हमारे कंट्रोल में भी होता है, हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता है। और पता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देश समुद्र के साथ में जब बाउंड्री शेयर करते हैं तो उनके टेरिटरीज को डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर ये इंडिया है और इंडिया का ये बेस लाइन हो चुका है। ये क्या हो चुका है? बेस लाइन। तो बेस लाइन से आगे जाएंगे तो बेस लाइन से अंदर का जो पानी होगा वो होगा इंटरनल वाटर, यानी वो हमारे देश के दायरे में आएगा। और आगे बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक आगे जाएंगे तो वो कहलाता है टेरिटोरियल सी। फिर इससे 12 नॉटिकल माइल आगे और जाएंगे तो वो कहलाता है कॉन्टेगियस जोन। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक जितना भी हिस्सा होता है वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम सुना होगा। ये नॉटिकल माइल क्या है दोस्तों? 200 नॉटिकल माइल का मतलब यहाँ पर यह है कि लगभग 370 किलोमीटर, कितना, 370 किलोमीटर्स। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.852 से, तो उसके बाद में डेटा निकल कर आता है। तो ध्यान में रखिएगा, नॉटिकल माइल्स को अगर आप किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 370 किलोमीटर्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया की जो ये बेस लाइन है, यहाँ से 370 किलोमीटर का जितना भी समुद्र का हिस्सा होगा वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। उस पर ज्यूरिसडिक्शन हमारा रहेगा, हम उसमें जो चाहे कर सकते हैं। कोई दूसरे कंट्री का जो कह सकते हैं जहाज़ वगैरह उसमें एंट्री नहीं कर सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी हमसे पहले। तो इस तरीके से दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वर्क करता है, उसमें हमारी पावर चलेगी। और हर एक देश के पास में अपना खुद का एक्सक्लूसिव जोन होता है जो भी समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर कर रहा है। लेकिन अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो हिस्सा है, यानी 370 किलोमीटर के बाद जो यहाँ पे समुद्र का हिस्सा शुरू होगा वो कहलाता है आपका हाई सी। फॉर एग्जाम्पल जो ये डार्क कलर में आपको दिख रहा है सारा का सारा, ये डार्क ब्लू में, ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये एंटार्क्टिका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद जो ये वाला समुद्र कहलाएगा ये सब इंटरनेशनल वाटर है, यानी कि हमारी हाई सी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहां तक हो गया हमारा नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाद आ गया हाई सी, और इसी हाई सीज के अंदर में क्या करना, मैरीन बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन की बात करना, क्योंकि इस इंटरनेशनल वाटर में कोई भी रेगुलेशन वगैरह नहीं होता है ना। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बीबीएनजे ट्रीटी को लेकर आया गया है। समझ में आ गया इस ट्रीटी का मतलब? मार्च 2023 में अग्री किया गया कि भाई हम क्या करने वाले हैं, अपने देश के ज्यूरिसडिक्शन यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो पानी है उसको हम मैनेज करेंगे, उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कैसे करेंगे? अपना कुछ नए नए स्टेप्स उठाकर। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप है जहाँ पे हम पानी की सुरक्षा की बात करते हैं। पानी के नीचे जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स प्रेजेंट हैं, उनकी प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं। समझ में आ गया बीबीएनजे के बारे में? तो अभी क्या है प्रॉब्लम, पता है क्या है? इस ट्रीटी का जो आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो अच्छा है कि हाँ, समुद्र की सुरक्षा करना, समुद्र के नीचे जो जीव प्रेजेंट है उनकी सुरक्षा करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ट्रीटी है इसको आधे से ज़्यादा लोगों ने साइन किया है, लेकिन कोई भी किसी ज़्यादा कंट्री ने लीगली अप्रूवल नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल 88 कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस ट्रीटी को साइन कर लिया कि हाँ ठीक है, हम इसका हिस्सा हैं। लेकिन कुछ ही देश, केवल 2 देश ऐसे हैं, चाहे वो चिली हो या पलाऊ हो, ये दोनों देशों ने मिलकर लीगली अप्रूव किया है।
है ना। कानूनी तौर पे इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग उसी समुद्र वाले हिस्से से नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं। ऑयल की ड्रिलिंग होती है, गैस की ड्रिलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उस समुद्र के अंदर में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार भरा पड़ा है। तो कैसे यहाँ पर इस तरीके से वो अप्रूवल दे देंगे? तो इस ट्रीटी का मेन पर्पस यही था कि हाई सीज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए। अब भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए सामने तो सारे देश आए, लेकिन यहाँ पर उसको लागू करना कोई नहीं चाहता है। समझ रहे हैं? अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस ट्रीटी का एक टारगेट है 30x30 का, यानी कि हम अपने पूरे पृथ्वी का लगभग 30% का जो प्लैनेट है उसको बचाना चाहते हैं 2030 तक। 30% जो पानी है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं 2030 तक। ये हमारा मेन टारगेट है। लेकिन राइटर बोलते हैं कि इसी ट्रीटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यही चुनौतियों की वजह से इन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है। चुनौतियां क्या है कि भाई इस ट्रीटी को कुछ कंट्रीज का सपोर्ट मिला, कुछ का नहीं मिला, तो भाई कैसे लागू करोगे आप? पहली बात, हर एक देश का सपोर्ट तो होना चाहिए था ना इस ट्रीटी के ऊपर में, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ना ही कोई प्रॉपर फंडिंग आएगी, तो आप कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर अलग अलग देशों का भी सहमति इसमें चाहिए होगा कि वो भी कानूनी तौर पर इसको इंप्लीमेंट करें। हम यही चाहेंगे ना। और आज तो समुद्र के हिस्से को लेकर लड़ाई चलती है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, उसको लेकर चाइना यहाँ पर लड़ता है, ये पूरा रीजन मेरा है, इस तरीके की बात चलती है। वहाँ पे वो एक्सप्लोरेशन करेंगे, ऑयल निकालेंगे, गैस निकालेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज निकालेंगे। इस चक्कर में साइन ही नहीं कर रहे हैं। मतलब ट्रीटी साइन कर ली, फिर भी यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो इंडिया ने भी हाल ही में इसको BBNJ एग्रीमेंट को साइन किया। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में यही है कि सब कंट्री इसको प्रेज कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा। समझ रहे हैं? अच्छे इंटेंशन है इस एग्रीमेंट को लाने के पीछे का, लेकिन वो इंटेंशन उन देशों के लिए सही साबित नहीं होंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये जो BBNJ ट्रीटी है ना, इसके 3 मेन फोकस है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव से ध्यान रखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, समुद्र के अंदर पेड़ पौधे जानवर हैं, उनको बचाना। दूसरा, यहाँ पर उस मैरीन बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स को शेयर करना। तीसरा, यहाँ पर क्या है, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो लेकर चलना। आप कुछ कर भी रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो भाई पहले ये देखा जाएगा कि उसकी वजह से एनवायरमेंट पे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। वो उसके बाद ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएंगी कि भाई जो भी अगर हार्मफुल एक्टिविटी आप समुद्र में कर रहे होंगे तो पहले उसको रोक दिया जाएगा। तो ये मेन पर्पस था इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का। लेकिन इस ट्रीटी का गोल क्लियर है। और दोस्तों, मैंने तो 88 सिग्नेटरीज बताया आपको, लेकिन इसमें राइटर ने बताया 104 सिग्नेटरीज हैं। 104 देश ऐसे हैं जिन्होंने साइन कर रखा है, और इनमें से केवल 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने लीगली अप्रूव कर रखा है। इसको अपडेट कर लीजिएगा, जो मैंने बताया वो गलत है। ये आज लिखा है आर्टिकल, थोड़ा सा वो पुराना डेटा मैंने इस्तेमाल किया है 2023 का, तो अपडेटेड डेटा ये है आपके सामने। तो 104 देशों ने यहाँ पे साइन किया, जिसमें से 14 देशों ने केवल और केवल अप्रूव किया है। और कम से कम 60 देश तो होने चाहिए जो अप्रूवल दें इसे लीगली, उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा। लेकिन आपने केवल एक अग्रीमेंट बना दिया, देश ने साइन भी कर लिया, इंप्लीमेंट करने को कोई तैयार नहीं है, तो ये दिक्कत नहीं तो क्या है। इस ट्रीटी का मेन फोकस यही था कि जितने भी हार्मफुल एक्टिविटी हो रही हैं हमारे इंटरनेशनल वाटर में, उसको रोका जा सके। कई सारी जगह पर मछलियां इतनी ज़्यादा पकड़ी जा रही है, इतनी ज़्यादा फिशिंग की जा रही है कि वो जो फिश है, फिश का स्टॉक है, वो इस एरिया में डिप्लीट हो चुका है, ख़त्म सा हो चुका है, मछलियां वहाँ पे हैं ही नहीं। तो इससे नुकसान तो हमारे मैरीन बायोडाइवर्सिटी को पहुंच रहा है ना। उसकी प्रोटेक्शन के लिए BBNJ एग्रीमेंट को लेकर आया गया था। लेकिन ये जो पैक्ट है, ये अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज प्रोवाइड करवा गया, अपने आप में एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड करवाया गया। क्योंकि पता है दिक्कत क्या है, इसमें फ़ायदा कुछ देशों का है और नुकसान कुछ देशों का है। आपने कहा कि हम ये सब रोक देंगे, फिशिंग एक्टिविटी, हार्मफुल एक्टिविटी सब रोक देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो छोटे मोटे देश हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे चाइना की बात करेंगे, चाइना की कह रहा हूँ, श्रीलंका की बात करें या इंडिया की बात करें, तो इंडिया में तमिलनाडु के बहुत सारे मछुआरे हैं जो सीधा आते हैं मछली पकड़ने के लिए, कभी कभी यहाँ पर वो फिशिंग करते हैं। तो सब ये एक्टिविटीज़ के ऊपर में रोक लगा दी जाएगी। लेकिन इस एग्रीमेंट में कहीं पर भी ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन को कवर नहीं किया गया। तो ये दिक्कत है, क्योंकि हम उस समुद्र से ऑयल भी निकाल रहे हैं। तो जो देश ऑयल निकाल रहे हैं उन पे लागू नहीं होगी ये ट्रीटी। तो आपने किस बात की ट्रीटी बनाई है? वो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना इस एग्रीमेंट के अंदर में। तो वही राइटर ने बोला कि भाई ये जो डिवाइड कर रखा है आपने, ये जो डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, इसमें सुधार करो पहले, तभी कंट्रीज ज्वाइन भी करेंगे इसको। कुछ देश इसलिए भी ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको क्या मिल रहा है इसमें से। तो जो कोस्टल स्टेट्स हैं, स्पेशली ग्लोबल साउथ के अंदर में, उनके पास में अपने खुद के नियम भी हैं, कुछ लॉज वगैरह वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस ट्रीटी के अंदर में बराबरी यानी इक्वालिटी की आवश्यकता है। कुछ को सपोर्ट, कुछ को कुछ नहीं मिल रहा, तो ये गलत है। तो राइटर बोलते हैं भाई यहाँ पर इसमें
हमें थोड़ा सा जोर देने की आवश्यकता है, एक इक्वालिटी को मेंटेन करने की आवश्यकता है, उसके माध्यम से हम हर एक चीज़ को बचा सकेंगे। स्पेशली मैरीन बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है। चलिए अगली न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। दोस्तों अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है। बात हो रही है डोंगफेंग 100 के बारे में, दैट इज़ DF-100। DF-100 इस तरीके से आप देख पाएंगे एक मिसाइल सिस्टम है जो रिसेंटली खबरों में आया है। ये कुछ अलग से मैं आपको मिसलिनियस न्यूज़ यानी कि मिक्स जो छोटे छोटे आर्टिकल्स है वो पढ़ा रहा हूँ, जो आपके छूट जाते हैं कई बार और एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डोंगफेंग 100 क्या है? चाइना ने, देखो ये चर्चाओं में क्यों है, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि चाइना ने रिसेंटली ये जो इनका DF-100 है, डोंगफेंग 100, मतलब DF-100 शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं और इंग्लिश लॉन्ग फॉर्म में है जिसका डोंगफेंग 100 है। तो होता एक्चुअली में यह है इनका एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इस मिसाइल की हाल ही में इन्होंने रेंज बढ़ा दी है। रेंज बढ़ाने की वजह से ये मिसाइल इनका खबरों में आ चुका है, बस और कोई बात नहीं है। तो एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, कुछ बेसिक सा डेटा कि भाई डोंगफेंग 100 को हम कई बार क्या बोलते हैं, चांगजियान 100 भी बोल देते हैं। ये चाइना का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको सबसे पहली बार चाइना ने अपना जो 70वां नेशनल डे परेड रखा था 1 अक्टूबर 2019 में, तब इसको लॉन्च किया था, तब दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। और आज हम देखते हैं यही जो इनका मिसाइल है ये काफ़ी सटीक माना जाता है, अपने टारगेट्स को सटीक तरीके से ये हिट कर सकता है। इसमें स्पेशल फीचर हैं, अपने टारगेट्स को या फिर कहीं पर भी कितना बड़ा इंस्टॉलेशन क्यों ना हो, या फिर अंडरग्राउंड बंकर क्यों ना बना रखे हो, या कोई दुश्मन का बड़ा जहाज़ क्यों ना हो, सबको तबाह करने की ताकत रखता है ये पर्टिकुलर मिसाइल। और ये मिसाइल कुछ इस तरीके से नज़र आता है DF-100। और ये जो पीछे आप देख पा रहे हो कैनिस्टर, इसमें इन मिसाइल्स को रखा गया है और नीचे जो ये ट्रक है इसके ऊपर में इन मिसाइल्स को माउंट करा गया है। ठीक है, तो ये मिसाइल्स पीछे हैं और इन ट्रक के ऊपर में माउंट किया गया है। यही है DF-100। यह मिसाइल एक लैंड बेस्ड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो रेंज है, टोटल रेंज ध्यान में रखिएगा, ये 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर है। यानी दुश्मन का जो अगर हम मान लो टारगेट है, मान लो कोई दुश्मन है हमारा, वो अगर 4000 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको हम आराम से हिट कर सकेंगे अपने इस डोंगफेंग 100 मिसाइल से। उसके अलावा जैसे मैंने बोला, इसको हमने एक लॉन्चर बना रखा है पूरी तरह से, उस पर से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, बॉम्बर से लॉन्च कर सकते हैं। ये जो मिसाइल है इसके अंदर में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है और रामजेट इंजन का इस्तेमाल करने की वजह से इस मिसाइल की जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड, वो है माक 5। माक 5 यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है, जो ध्वनि की गति होती है, उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड है यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिसाइल की। ठीक है, इस मिसाइल की जो सुपरसोनिक स्पीड है वो आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मिसाइल है इसकी खतरनाक स्पीड की वजह से इसको भेदना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अपने टारगेट को ये सटीक तरीके से हिट करता है। यह मिसाइल अगर आप लॉन्च करोगे तो पहले 30 किलोमीटर ऊपर जाएगा, फिर उसका रिटर्न होकर अपना टारगेट पूरी तरह से देख लेगा कि भाई कहाँ पे मुझे हिट होना है, और हाई एक्यूरेसी के साथ में पूरे पावर से जाकर यहाँ पे अपने उस टारगेट को हिट करेगा। यही है आपका DF-100, दैट इज़ डोंगफेंग मिसाइल। चलिए अगली छोटी न्यूज़ जो चर्चाओं में है वो है आपका क्यासुनुर फॉरेस्ट डिजीज़। एक बीमारी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KFD बोल देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। ये बीमारी होती है छोटे से टिक की वजह से। टिक ये कीड़ा है, ये कीड़ा इन्फेक्टेड कीड़ा बंदरों में फैला देता है, बंदर से इंसान में चली जाती है। लेकिन अच्छी बात है, इंसानों से दूसरे इंसानों में नहीं फैलती, केवल जानवरों से इंसान में ही बीमारी जाती है। तो रिसेंटली यहाँ पर ये चर्चाओं में है जिसका नाम है क्यासुनुर फॉरेस्ट डिजीज़। अब ये चर्चाओं में रहने के पीछे का रीज़न क्या है, ज़रा ये सुनिए। हुआ एक्चुअली में यह है कि हमारे कर्नाटका के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हेल्थ ऑफिशियल्स ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि ये बीमारी जिसको हम मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं, ये उस डिस्ट्रिक्ट में फैल रहा है। ठीक है, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, स्पेशली चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। इस डिजीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में KFD बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। KFD कई बार मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। टिक यानी छोटे कीड़े की वजह से बीमारी फैल रही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, ये जो टिक है ना, ये आपने फोटो देखा था अभी, एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये है वो टिक जिसकी वजह से ये बीमारी बंदरों में गई, बंदरों से इंसानों में गई, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं ट्रांसमिट होती। अच्छी चीज़ है वो। ये जो बीमारी है सबसे पहली बार दोस्तों कर्नाटका के कैसुरुर फॉरेस्ट में पाई गई थी 1957 में। तब से यहाँ पर उन जंगलों में जैसे बीमारी पाई गई, तब से इस बीमारी का नाम भी क्या रख दिया गया, क्यासुनुर फॉरेस्ट डिजीज़ रख दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों ये बीमारी होती है एक वायरस की वजह से, और वो वायरस बिलोंग करता है फ्लेवी वायरस फैमिली को, जिसकी वजह से बीमारी ये पूरी तरह से फैलती है। ट्रांसमिशन बता चुका हूँ, छोटे छोटे कीड़ों से पहुंच जाएगी, चूहों में फैल सकती है, बंदरों में जा सकती है, चिड़ियों में जा सकती है, उनसे इंसानों में जा सकती है, बट इंसान टू इंसान ट्रांसमिशन इज़ नॉट पॉसिबल। फिर बात आती है यहाँ पर इस बीमारी के और भी कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में। इसमें कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे बुखार बहुत तेज़ आता है ना। उसके अलावा यहाँ पर एक इंसान का जी मचलाने लगता है, उल्टी आने लगती है, ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे लक्षण नज़र आते हैं। और 5 से 10% जो लोग हैं दोस्तों, माना जाता है कि अगर मान लो
मान लो 100% में से कुछ लोग आज के समय पर ये बीमारी हो गई, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, 5 to 10% के आसपास लोगों की जान चली जाती है, ऐसा भी बोला गया है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट आज अवेलेबल नहीं है जो इसको ठीक कर सके, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं इसके सिम्टम्स हैं, बुखार तेज़ है, जी मचलाना, उल्टी आना, डायरिया होना, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इनके सिम्टम्स को टैकल किया जाता है, इनके सिम्टम्स के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, एक इंसान के बॉडी का फ्लूइड बैलेंस किया जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया जाता है, ब्लड प्रेशर मैनेज करते हैं। इस तरीके का यहाँ पर सपोर्टिव केयर देके उसको थोड़ा बहुत बचाया जा सकता है ना, या फिर इसको ठीक किया जा सकता है। बाकी इसमें दोस्तों वैक्सीन वगैरह है, हाँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, KFD के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और इंडिया में कई सारी जगह पर जहाँ जहाँ पर KFD पाया जाता है वहाँ पर जो ये वैक्सीन है इसको रेकमेंड किया जाता है इसको देने के लिए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज़ चर्चाओं में है, ये डिजीज़ किस चीज़ से लिंक है? टिक से लिंक है, ध्यान में रखिएगा। क्या ये इंसानों से इंसानों में फैलती है? नहीं, ये केवल जानवरों से इंसानों में फैलती है, इसको मंकी फीवर भी बोलते हैं। कर्नाटका के कैसनूर फॉरेस्ट में सबसे पहली बार पाई गई, इस वजह से इसका नाम ये रख दिया गया। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे काम हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आएगा आप आराम से हैंडल कर पाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए अगली खबर पर आते हैं। फिर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है रियांग ट्राइब के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताएं ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर बहुत सारी जो खबरें हैं वो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं, और बहुत सारे आर्टिकल जो हैं पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, और ट्राइब वाला टॉपिक UPSC का फेवरेट टॉपिक भी है, और रियांग ट्राइब चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, ज़रा ये सुनिएगा। जो ये एथनिक रियांग कम्युनिटी है, इन्होंने ये डिमांड किया है कि जो त्रिपुरा है इसमें एक हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं एक डांस को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है होजागिरी डांस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए होजागिरी डांस कौन से ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो वो रियांग कम्युनिटी से रिलेटेड है, इनको ब्रू ट्राइब के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो कम्युनिटी है इन्होंने डिमांड की है त्रिपुरा में एक हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए जब ये डांस को परफॉर्म करते हैं, और उस हॉलीडे को यहाँ पे हम होजागिरी हॉलीडे के नाम से जानेंगे। तो ऐसी डिमांड इनकी साइड से की जा रही है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। अब जब हम लोगों ने बात की है त्रिपुरा की दोस्तों, तो वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का हिस्सा है। ये भारत का हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाला भाग। इधर यहाँ पर मैप देखेंगे तो दोस्तों ये है आपका त्रिपुरा, जो कि 2 स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, भारत का असम और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख पाएंगे मिजोरम। इन दोनों की बाउंड्रीज त्रिपुरा के साथ में लगती है, नीचे बांग्लादेश के साथ में त्रिपुरा की एक कंप्लीट बाउंड्री भी लगती है, ये आप देख पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर डिमांड की है अपने यहाँ पर एक हॉलीडे डिक्लेयर करने की। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये रियांग ट्राइब है इनको कई बार हम ब्रू ट्राइब के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये त्रिपुरा के अंदर में दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ट्राइबल कम्युनिटी कहलाती है। उससे पहले यहाँ पर जो पुराने लंबे समय से त्रिपुरा में पाई जा रही ट्राइबल कम्युनिटी वो है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे ये ब्रू ट्राइब्स हैं। और आज बताया जाता है ये इकलौती PVTG है जो हमारे त्रिपुरा में प्रेजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है? PVTG। इसको लेकर क्वेश्चन बन चुका है। बताइए आप लोगों से एक और सिंपल सवाल है, हमारे देश में टोटल कितने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं? नंबर बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। तो रियांग ट्राइब भी PVTG है, और पूरे त्रिपुरा राज्य में इकलौती ऐसी ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो PVTG है। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, त्रिपुरा के अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या थोड़ी बहुत मिजोरम में भी और असम में भी है, और मिजोरम असम वही 2 स्टेट्स हैं जो त्रिपुरा के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। इधर आप देख पाएंगे असम से बाउंड्री लग रही है, इधर यहाँ पर मिजोरम से बाउंड्री लग रही है। सिंपल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि जो ये रियांग ट्राइब्स हैं 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1,88,080 के आसपास प्रेजेंट है। फिर इनके अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर में प्रेजेंट है। रियांग ट्राइब इंडो मंगोलाइड वाले जो सेक्शन है उससे बिलोंग करते हैं। इनकी एक भाषा है, लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं कोबरू भाषा, उसी का यहाँ पर ये लोग यूज़ करते हैं। फिर अगर आप देखेंगे इन कम्युनिटी के अंदर में 2 अलग अलग कह सकते हैं कि वंश बांटे गए, क्लैंस बांटे गए। एक इनका वंश होता है मेस्का और दूसरा है मोलसोई। तो 2 वंश में यहाँ पर एक कम्युनिटी बटी हुई है। इकोनॉमी की बात करेंगे तो खासकर एग्रीकल्चर से ही ज़्यादातर ये पैसा कमाते हैं, उससे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एग्रीकल्चर में झूम कल्टीवेशन जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पर त्रिपुरा की इसी चीज़ को फॉलो करती हैं, या रियांग ट्राइब की हम बात कर रहे हैं। बाकी रिलीजियस बिलीफ की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी हिंदुइज्म को फॉलो करती है, और एक डांस इनमें बहुत पॉपुलर है, होजागिरी डांस। जैसे मैंने आपको बताया होजागिरी फोल्क डांस। तो क्वेश्चन बन सकता है होजागिरी फोल्क डांस कौन से ट्राइब से रिलेटेड है? तो रियांग ट्राइब से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा इसको। बस ये बेसिक सा फैक्ट था, बेसिक सा डेटा था, जहां से क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से हैंडल कर पाएंगे क्योंकि अब आपके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। यहां पे डिस्कशन हो रहा है फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, ठीक है। अब ये शॉर्ट न्यूज़ है, बहुत काम की है।
अब फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा पानी में इस तरीके का जो एल्गाई है यानी हरी कलर की काई है वो जम जाती है। इसको हम बोलते हैं एल्गाई ब्लूम। लेकिन अभी क्या हुआ, हाल ही में जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया साउथ अफ्रीका के अंदर में भी इस तरीके का फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम देखने को मिला है, वो भी 27 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर ये फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम का कॉन्सेप्ट चर्चाओं में है। ये न्यूज़ नहीं पूछी जाएगी जितना ये कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछ जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन दोस्तों माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के प्लांट्स। इस तरीके से आप देख पाओगे बहुत छोटे छोटे साइज के जो माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाते हैं। लेकिन इनका रोल समुद्र में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। समुद्र में ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, कई बार समुद्र में इस तरीके से यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम हो जाता है। जैसे आप देख पाओगे ये जो एल्गाई है वो यहाँ पर फैल चुकी है। ठीक है, मतलब एल्गाई नहीं है, स्पेशली माइक्रोस्कोपिक प्लांट हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे ज़मीन पे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वैसे समुद्र के अंदर में छोटे साइज़ के ये फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स हैं। और इनका काम क्या है, जैसे जैसे ज़मीन पे पेड़ पौधे प्रेजेंट हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं, सभी को पता है। तो वही काम ये फाइटोप्लैंक्टन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, स्पेशली जो सूर्य की किरणें हैं, जो सन की रेज हैं, उन सन की रेज का ये यूज़ करते हैं ताकि उसको हम लोग मतलब ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो सन की रेज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि अपने आप को सपोर्ट कर सकें। तो जैसे ज़मीन पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बाकी सारे प्लांट्स में होता है, वैसे ही दोस्तों पानी के अंदर में फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम वाले जो प्लांट्स हैं यानी माइक्रोस्कोपिक प्लांट है वो भी इस प्रोसेस को अपनाते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन की जो पॉपुलेशन है, अगर आप देखेंगे कई बार इसमें बहुत बड़ा ब्लूम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट हो जाते हैं। जब इनको प्रॉपर मात्रा में सनलाइट मिलता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे पानी के अंदर में, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो लाइट, न्यूट्रिएंट्स, ये चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये अच्छे लेवल पर है, इनकी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 3, 3 से 6, 6 से यहाँ पे 12, इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे अगर इनको एक जगह अच्छी मिल जाती है तो। और पानी का कलर पूरी तरह से चेंज कर देंगे, हरा कर देंगे। इतनी संख्या इनकी बढ़ जाती है कभी कभी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर इनको न्यूट्रिएंट मिलता है, सनलाइट मिल गई जो कि एनर्जी का काम कर रही है इनके लिए, बाकी इनको न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो ये ग्रो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे? तो अगर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे तो हमारे समुद्र के लिए अच्छा थोड़ी है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम जो होता है एक क्विक इवेंट होता है। कहने का मतलब है एकदम शुरू भी होता है और अचानक से खत्म भी हो जाता है, कुछ दिनों में ये समाप्त हो जाते हैं। ये कभी कभी सप्ताह तक रुक सकते हैं लेकिन समाप्त हो जाते हैं। तो एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी इनका बहुत ज़्यादा तो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि एनवायरमेंट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो हैं ये क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी के ऊपर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी 50% ऑक्सीजन यही प्रोड्यूस कर रहे हैं। दुनिया भर में जो कार्बन साइकिल चल रही है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और स्पेशली यहाँ पर जो हमारे मैरीन फूड वेब है यानी कि समुद्र के अंदर का जो स्तर है उसके लिए एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे हमारे ज़मीन पे प्लांट्स प्रेजेंट है वैसे यहाँ पर ये भी कई बार अलग अलग सीजन्स में बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। ये बात है हमारे फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम के बारे में, समझ गए। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर, बहुत ही ज़्यादा काम की खबर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूँ मैं। यहाँ पे बात हो रही है नरसापुर लेस क्राफ्ट के बारे में। तो हाल ही में द हिंदू के अंदर में ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जैसा आप देख पाओगे न्यूज़पेपर की कटिंग है, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि नरसापुर क्रोशेट लेस क्राफ्ट को अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। ये कौन सी क्राफ्ट है, ये कौन सी कलाकृति है, ज़रा ये देखिए दोस्तों। ये कला है ये वाली जहाँ पे हाथ पतले धागे का इस्तेमाल करके हाथ से इस तरीके का एक डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नरसापुरम लेस क्राफ्ट बोलते हैं। इस तरीके से आप देख पाओगे पतली सी नीडल का इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे इस तरीके का डिज़ाइन जो है वो रेडी किया जा रहा है। तो हाल ही में इस क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है जिस वजह से चर्चाओं में। और आपको पता है जीआई टैग जिस भी प्रोडक्ट को मिलता है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब बात होती है नरसापुर की, तो नरसापुर एक जगह है स्पेशली, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर में गोदावरी नदी के किनारे प्रेजेंट है। और ये जो जगह है यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो इसको लंबे समय से परफॉर्म कर रही हैं क्योंकि ये जो आर्टिफैक्ट है या ये जो कला है दोस्तों ये 150 साल पुरानी है। इस क्राफ्ट को सर्वाइव करके रखा गया। भारत के अंदर में भुखमरी आई 1899 में, ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, लेकिन ये कला एज इट इज़ चलती चली गई। आज भी हज़ारों महिलाएं हैं जो यहाँ पर गोदावरी वाले रीजन में इस पूरे क्राफ्ट को फॉलो करते हैं। ये लेस वर्क कैसे किया जाता है, पतला धागे का इस्तेमाल किया जाता है और उससे कढ़ाई बुनाई की जाती है। और ऐसे यहाँ पर एक सुई का, पतली सुई का इस्तेमाल होता है जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में दिखाया, समझ गए। तो ये जो नरसापुर है, ये जो पूरा क्राफ्ट तैयार किया गया है
ये कई बार क्या करते हैं, इसी से ही हाथ से कढ़ाई बुनाई करके जो तकियों का कवर है, पिलो का कवर है, वो तैयार करते हैं, कुशन कवर बनाते हैं, बेडशीट बना देते हैं, है ना, टेबल के ऊपर जो क्लॉथ रखा जाता है वो बना देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो मार्केट में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और यूएसए, यूके, फ्रांस में भी इनके कई सारे जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो हाल ही में इनको जीआई टैग मिल गया, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि जीआई टैग वो साइन है दोस्तों इनके प्रोडक्ट के ऊपर में, जिससे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। अब पता चलेगा कि हाँ भाई, इस जगह से ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है, ठीक है, और कहीं पे दूसरी जगह पे कॉपी नहीं किया जा सकता। एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी इनके प्रोडक्ट को। और ये सब कुछ यहाँ पे जीआई टैग वगैरह दिया जाता है एक एक्ट के माध्यम से, जिसका नाम है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। अब इनके सामान को प्रोटेक्शन मिल गई है, कोई दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा। और लोगों को पता है कि ये जो, अगर आपको लेस क्राफ्ट चाहिए नरसापुर का, तो ये यहीं से मिलेगा, आंध्र प्रदेश के गोदावरी रीजन में, यहीं पे ओरिजिनल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको जीआई टैग मिल चुका है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, ये हो गया जीआई टैग का इंपॉर्टेंस। इससे अब इनका सामान और ज़्यादा वैल्यूएबल मार्केट में और ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ये इसका बेनिफिट होने वाला है। फिर आती है यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट खबर, वो है गुरु तेग बहादुर जी को लेकर। रिसेंटली यहाँ पर ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल, मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि, लेकिन अब शॉर्ट न्यूज़ मैंने थोड़े वेरियस सोर्सेज से लिया है, तो आपके मल्टीपल और भी आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं, जहाँ पे आपकी टेंशन बहुत सारी होती है वो खत्म हो जाती है। मैंने आज इंक्लूड किया है, बस खाली आप अपना रिस्पॉन्स बताइएगा। अभी क्या है, ये देखो, एक न्यूज़ रिसेंटली कवर की गई है। खबर यह है कि जो गुरु तेग बहादुर जी का जो यहाँ पर मार्टरडम है, जो शहादत है दोस्तों, यहाँ पर वो हर साल ऑब्जर्व की जाती है 24 नवंबर को, ताकि यहाँ पर इनका जो सेक्रीफाइस है, इन्होंने यहाँ पर जो कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इन्होंने यहाँ पर अगर हम कहें हमारे लिए त्याग किया था, तो उसके इम्पोर्टेंस को यहाँ पे दर्शाया जाता है इस पर्टिकुलर डे पे। हर साल 24 नवंबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और गुरु तेग बहादुर जी की जब बात होती है, तो हमारे सिखिज़्म में जो 10 गुरु हैं, उनमें से 9 गुरु हैं यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी और डिटेल्स है, प्लीज़ इनको ध्यान में रखिएगा। गुरु तेग बहादुर जी का जो नाम है, वो स्टार्टिंग में तेयाग मल नाम हुआ करता था। और मैंने बोला, सिख रिलीजन में जो 10 गुरु हैं, उनमें से 90 नंबर के गुरु आपको गुरु तेग बहादुर जी देखने को मिलेंगे। इनके पिताजी, और वो लगभग कह सकते हैं, ये जो 10 गुरु हमने देखे हैं सिखिज़्म में, उनमें 6 नंबर के गुरु हुआ करते थे इनके पिताजी, जिनका नाम है गुरु हरगोबिंद सिंह, ठीक है। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ही यहाँ पे नाम बदल दिया था तेग बहादुर जी का। मतलब पहले ये गुरु तेग बहादुर जी का नाम तेयगमल हुआ करता था, तो इनका नाम इनके पिताजी ने ही चेंज किया और चेंज करके तेग बहादुर रखा। और इनका जो नाम है तेग बहादुर, ये क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी जो लड़ने की स्किल्स हुआ करती थी, तलवार चलाने की जो स्किल्स थी, वो बहुत ही यूनिक थी। युद्ध भूमि पे बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पर ये तलवार चलाया करते थे। और ये जाने जाते थे हिंद की चादर, यानी कि शील्ड ऑफ इंडिया, भारत की प्रोटेक्शन क्या करते थे, इस वजह से शील्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी को जाना जाया करता था। इनके वर्क की बात करेंगे तो इन्होंने जो आनंदपुर साहिब सिटी है दोस्तों, वो तैयार की पंजाब के अंदर में। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये वो शहर है जहाँ पे सिखिज़्म के जो 10 गुरु हैं, उनमें से जो आखिरी के 2 गुरु हैं, यानी 90 10वें नंबर के, वो सब यहीं पे रहे हैं। वो दोनों गुरुज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आनंदपुर साहिब में रहे, है ना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है इनके वर्क्स, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। बाकी रिलीजियस वर्क की बात करेंगे तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि सिखिज़्म में ग्रंथ साहिब जो है, ग्रंथ साहिब में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं गुरु तेग बहादुर जी ने, है ना। नेचर ऑफ गॉड, ह्यूमन अटैचमेंट, बॉडी, माइंड को लेकर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लोग फॉलो करते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर मार्टरडम की। जैसे मैंने आपको बताया, हुआ एक्चुअली में ये था कि इनको मुगल्स के माध्यम से अरेस्ट किया गया, और ये पहले व्यक्ति थे जिनको अरेस्ट किया मुगल्स ने, वो भी औरंगजेब के ऑर्डर पर। कब? 1665 में औरंगजेब ने इनको अरेस्ट करवाया। फिर क्या हुआ, पब्लिक में ही दोस्तों यहाँ पर इनका जो सर है वो अलग कर दिया गया 1675 में, और वो भी यहाँ पर उसी औरंगजेब के कहने पे, उसी के ऑर्डर पर दोस्तों इनका ये जो सर है वो अलग किया गया। फिर इनकी शहादत को इसी वजह से हम हर साल याद करते हैं 24 नवंबर को। 24 नवंबर को हर साल जो शहीदी दिवस है वो भी ये दोस्तों हम लोग याद करते हैं। समझ गए इस बात को? चलिए आगे आते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। देखता हूँ कि आपने किस तरीके से पूरे लेक्चर को देखा है, सुना है। आपकी मेमोरी पावर थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है। पहले मैं स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, फिर लास्ट में एक साथ उन सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो आप चेक करना, रीमैच करना, देखना कितने क्वेश्चन सही के और कितने गलत के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कायसनूर फॉरेस्ट डिजीज। तो ये जो KFD बीमारी है, इसको लेकर आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं।
बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एक वायरल हेमोरेगिक डिजीज है जो स्पेशली सदर्न इंडिया में पाई जाती है, भारत के सदर्न पोर्शन में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बीमारी है ये इंसानों में मच्छरों के काटने की वजह से फैलती है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। फटाफट बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है डोंगफेंग 100 यानी जो DF-100 है जिस मिसाइल की हम अभी बात कर रहे थे। तो डोंगफेंग 100 हाल ही में चर्चाओं में है। आधी बात तो मैं बता ही चुका हूँ, हाल ही में चर्चाओं में देखने को मिला। बताइए इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, डोंगफेंग 100 एक चाइनीज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा, इस मिसाइल की जो रेंज है टोटल वो 8000 किलोमीटर के आसपास है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन के बारे में डिस्कशन हुआ है। फाइटोप्लैंक्टन को लेकर आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है मैरीन फूड वेब के अंदर में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि फाइटोप्लैंक्टन को अगर अच्छी खासी सनलाइट मिलेगी और अगर अच्छा खासा इनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा पानी के अंदर में तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बात करता है नरसापुरम लेस क्राफ्ट के बारे में, हाल ही में चर्चा में है। तो ये जो पर्टिकुलर क्राफ्ट है इसको हाल ही में GI टैग मिला है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्राफ्ट कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी पंजाब या फिर डी उत्तराखंड। फटाफट इसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। एक इंपॉर्टेंट और आसान सा ये क्वेश्चन है। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तो गुरु तेग बहादुर जी को लेकर आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है गुरु तेग बहादुर जी ने जो आनंदपुर साहिब शहर है वो बनाया है पंजाब के अंदर सतलज नदी के पास में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सिख रिलीजन में ये जो 10 गुरु हैं उनमें से 9 गुरु हुआ करते थे। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो फटाफट आंसर लिख दो कमेंट्स ओपन करके, फिर मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ। तो चलिए आंसर को देखना शुरू करें। आखिरी वाले क्वेश्चन से ही आंसर को देखना शुरू कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया था गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। पहला, क्या इन्होंने यहाँ पर आनंदपुर साहिब सिटी को बनाया है। जी बिल्कुल सही बात है, पंजाब में सतलज नदी के पास में। दूसरा, हाँ 10 गुरु में से 9 नंबर के गुरु आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नरसापुरम लेस क्राफ्ट को लेकर हाल ही में GI टैग मिला है, बताइए कौन से राज्य से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश से दोस्तों ये बिलोंग करता है ना। हमने पढ़ा था अभी, आंध्र प्रदेश में ही यहाँ पर ये जगह है, इस पर्टिकुलर रीजन से बहुत सारी महिलाएं इस क्राफ्ट को परफॉर्म करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइटोप्लैंक्टन के बारे में कि बताइए दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जो समुद्र में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्या इसको अगर सनलाइट मिलेगी और न्यूट्रिशन मिलेगा तो मैरीन वाटर में तेज़ी से ग्रो कर सकता है। ये भी सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि भाई इस फाइटोप्लैंक्टन को सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस से यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर एनर्जी है उसको ये कन्वर्ट कर लेता है, इसको एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो आराम से ग्रो कर पाएगा। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 अगेन इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया डोंगफेंग 100 DF-100 के बारे में कि बताइए दो मिसाइल से दोनों में से कौन सा यहाँ पर, मतलब पहला स्टेटमेंट बोलता है चाइना की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जी सही बात है। दूसरा, इसकी रेंज क्या 8000 किलोमीटर है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि DF-100 की जो रेंज है दोस्तों वो 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर के आसपास है, ना कि 8000 किलोमीटर है। इस वजह से सेकंड गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था KFD डिजीज़ के बारे में कि बताइए ये बीमारी क्या ज़्यादातर सदर्न इंडिया में देखने को मिलती है। जी बिल्कुल कर्नाटका में ही यहाँ पर देखने को मिलती है, और कर्नाटका दोस्तों हमारा एक सदर्न स्टेट है। दूसरा स्टेटमेंट, क्या ये मच्छरों की वजह से फैलती है। नहीं, मच्छरों की वजह से नहीं, टिक की वजह से फैलती है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर वो मंकीज़ में फैलेगा, मंकी से ये जो वायरस है वो इंसानों में जाएगा। तो सेकंड गलत है बट पहला सही है। दैट इज़ वाई अगेन ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, बताओ फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अपना स्कोर लिखे बिना मत जाना, स्कोर लिखना ज़रूरी है और पार्टिसिपेट ज़रूर करना।
ठीक है। बाकी यहाँ पर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो शेयर कर सकते हैं वीडियो लेक्चर को लेकर, क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने कंबाइन कर दिया है, क्योंकि हमारे न्यूज़ आर्टिकल में यानी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स कम थे, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कंपाइल करके ये डिस्कस किया। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।